नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी पीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज हम सभी हिंदी बसंत भाग 3 कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 5 को पढ़ते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ से संबंधित पाठ परिचय प्रश्न अभ्यास को करेंगे और इससे पहले आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह के आपके पाठ्यक्रम से सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आइए चलते हैं वीडियो के अगले भाग में। पाठ परिचय जो इस तरह से है। प्रस्तुत पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया हिंदी साहित्य की गद्य विधा में लिखी गई निबंध रचना है। इस पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं। जनसंचार के अनेक साधन होते हुए भी मनुष्य पत्रों का सहारा लेता है, क्योंकि पत्र ही सही मायने में हमारी विरासत और धरोहर हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों और पुरखों की यादों को सजोकर रख सकते हैं। इस तरह से आप पाठ का परिचय लिख सकते हैं। अभ्यास पर चलते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, पाठ से पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। नहीं दे सकता क्योंकि फोन एसएमएस द्वारा बातों को हम संक्षिप्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। अनुसंधान अर्थात पत्रों में की गई नई नई खोजें, ये कई किताबों का आधार हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फोन या एसएमएस के द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होता। इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कडिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। पत्र से संबंधित भाषाओं के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे खत उर्दू में, कागद कन्नड़ भाषा में, उत्तरम तेलुगु में, जाबू तेलुगु में, लेख तेलुगु में, कडिद तमिल में, पाती हिंदी, चिट्ठी हिंदी, पत्र संस्कृत। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इन भाषाओं में पत्रों के नाम जो इस तरह से थे। आइए तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न जो इस तरह से है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए, लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा इसे शिक्षण पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो इस तरह से, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। तर्क सहित अपना विचार लिखिए। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिखि में होते हैं, हस्तलिपि में होते हैं। स्वयं व्यक्ति उसे लिखता है, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं, प्रियजन को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति के विचार उस तक सीधे पहुंचते हैं। हम जितना चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती है। एसएमएस को
जल्द ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, समय, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी उपलब्ध है। इस तरह से आप इसके उत्तर को लिखकर अगले प्रश्न पर चल सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं या नहीं? इसके उत्तर में लिखेंगे, पत्रों का चलन कभी कम हुआ था, न कभी कम होगा। पत्रों का चलन हमेशा से बना रहा है, कभी कम नहीं हुआ है, न कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एक साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का साधन नहीं है, पत्र का स्थान नहीं ले सकते। इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर को आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलें। अगला प्रश्न है, पाठ से आगे। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कोई भी कठिनाई आ सकती है। पता कीजिए। बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होगी। इस तरह से जुर्माना पड़ सकता है, इसलिए पत्र पर हमेशा टिकट लगाकर ही भेजें। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? पिन कोड के बारे में बात की जा रही है कि पिन कोड संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है, यह कैसे? पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। इसका पूरा नाम है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है। जैसे एक अंक, जो पहला अंक है उसमें राज्य के लिए, 2 और 3 अंक उसमें उप क्षेत्र के लिए, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। पहला अंक राज्य के लिए होता है, दूसरा और तीसरा जो है जिले के लिए और उप क्षेत्र के लिए आदि होता है, अन्य अंक डाकघर के लिए होते हैं। इस तरह से इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता होता है। ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे, क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य ही मिल जाता था। अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्न जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पंछी और बादल को डाकिये की भांति मानकर अपनी कल्पना से लेख लिखिए। एक लेख लिखना है आपको, जो इस तरह से आप लिख सकते हैं। मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, वह अपने अपनों के बारे में जानने को इच्छुक रहता है। उसकी इसी इच्छा के फलस्वरूप शायद पत्र अस्तित्व में आए होंगे। पत्रों के आदान प्रदान के यह सिलसिला कबूतरों से शुरू होकर आज मोबाइल, फैक्स तथा ईमेल तक पहुंच गया है। यद्यपि संचार के इन आधुनिकतम साधनों ने पत्रों की आवाजाही को प्रभावित भी किया है, परंतु इन सब के बाद भी पत्र अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं और वह लोकप्रिय भी हैं। ग्रामीण जीवन में पत्रों की गहरी पैठ है। वहाँ की अनेक क्रियाएं डाक विभाग की मदद से ही चलती हैं। वहाँ डाकिये को देवदूत के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार पंछी और बादल भी डाकिये हैं। ये
भगवान के डाकिए हैं। ये भगवान के संदेश हम तक पहुंचाते हैं। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को हम भले न पढ़ पाएं, उनमें प्रेम, सद्भाव और विश्व बंधुत्व का संदेश छिपा होता है। ये प्राकृतिक डाकिए किसी स्थान विशेष की सीमा में बंधकर काम नहीं करते। ये डाकिए लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं करते और सबको समान रूप से लाभान्वित करते हैं। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर लेख के रूप में इस तरह से लिख लिया होगा, लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल को संदेश वाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ आपको मेघदूत जो रचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। मेघदूत विश्व प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार कालिदास की रचना है। यह काव्य का संस्कृत भाषा में रचित है। इसका कथ्य इस प्रकार है, कुबेर अलकापुरी नरेश थे, जिनके दरबार में अनेक यक्ष रहते थे। ये यक्ष कुबेर की सेवा किया करते थे। इन्हीं यक्षों में एक यक्ष नई नई शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी को बहुत चाहता था। वह अपनी नवविवाहिता पत्नी की यादों में खोया रहता था तथा राज दरबार के कार्य में प्रमाद दिखाता था। कुबेर को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे अपनी नवविवाहिता पत्नी से अलग रामगिरी पर्वत पर रहने का श्राप दे दिया। श्रापित यक्ष रामगिरी पर्वत पर रहने लगा। समय बीतने के साथ ही वर्षा ऋतु का आगमन हुआ और आकाश में उमड़ते घुमड़ते काले बादलों को देखकर यक्ष अपनी पत्नी के विरह से विकल हो उठता है। वह जड़ चेतन का भेद भूलकर इन्हीं काले बादलों अर्थात मेघ को दूत बनाकर अपनी पत्नी के पास भेजता है। वो मेघ को रास्ते में पड़ने वाले विशेष स्थान तथा मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को समझाता है। कुबेर से यक्ष की विरह व्यथा नहीं देखी जाती। वह यक्ष को श्राप मुक्त कर देते हैं। यक्ष खुशी खुशी अपनी पत्नी के साथ अलकापुरी में रहने लगा। इसी कथा का मेघदूत नामक काव्य में सुंदर वर्णन किया गया है। कालिदास ने इसका सुंदर वर्णन किया है कि यक्ष का संदेश लेकर मेघ अर्थात बादल दूत बनकर उसकी पत्नी तक पहुंचते हैं। इस तरह से अगला प्रश्न देख सकते हैं कि पंछी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे गए हैं। एक गीत जो इस तरह से है, जा जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। इस तरह के 3 गीतों का संग्रह कीजिए। प्रशिक्षित पंछी के गले में पत्र बांधकर निर्धारित स्थान तक पत्र भेजने का उल्लेख भी मिलता है। मान लीजिए आपको एक पंछी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजना हो तो आप वह पत्र किसे भेजना चाहेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे। तो इस तरह से अगर हम सबको पत्र भेजना पड़े तो हम ईश्वर को पत्र लिखना चाहेंगे। पहले कुछ गीतों के बोल जो इस तरह से लिखे गए हैं, प्रश्न के आधार पर 3 गीतों का संग्रह इस तरह से आप देख सकते हैं। जारे कारे बदरा, जारे कारे बदरा। दूसरा गीत है कबूतर जा जा जा। इस तरह से उड़ जा काले कागा। ये 3 बोल लिखे गए हैं। इन गीतों को आप पढ़कर याद कर सकते हैं। इसी तरह से यदि मुझे किसी पंछी को संदेशवाहक बनाकर पत्र भेजने पड़े तो मैं यह पत्र ईश्वर को भेजना चाहूंगा। इस पत्र में मैं लिखूंगा कि हे ईश्वर, लोगों को ऐसी सुबुद्धि प्रदान करें जिसमें सर्वत्र प्रेम, सद्भाव, त्याग जैसे मानवीय गुणों का विकास हो तथा घृणा, छुआछूत, ऊंच नीच आदि की भावना समाप्त हो जाए। सभी विश्व बंधुत्व की भावना में जुड़ जाए। इस तरह से अगला प्रश्न है, केवल पढ़ने के लिए दी गई रामदरस मिश्र की कविता चिट्ठियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और विचार कीजिए कि यह कविता केवल लेटर बॉक्स में पड़ी निर्धारित पते पर जाने के लिए तैयार चिट्ठियों के बारे में है या रेल के डिब्बे में बैठी सवारी भी उन्हीं चिट्ठियों की तरह है जिनके पास उनके गंतव्य तक टिकट हैं। पत्र के पते की तरह और
क्या विद्यालय भी एक लेटर बॉक्स की भांति नहीं है जहां से उत्तीर्ण होकर विद्यार्थी अनेक क्षेत्रों में चले जाते हैं? अपनी कल्पना को पंख लगाइए और मुक्त मन से इस विषय पर विचार विमर्श कीजिए। तो इस विषय पर आप सभी बच्चे अपने मन से लिख सकते हैं। वह पाठ पढ़कर, रामदास मिश्र की कविता चिट्ठियों को पढ़कर विचार करके अपने मन से इसका उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं इसका उत्तर भी आपको दे दूंगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा की बात। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं। जैसे प्रशस्ति में पत्र लगाइए तो अगला नया शब्द बनता है प्रशस्ति पत्र। समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। जैसे प्रार्थना पत्र, मासिक पत्र, 6 मासिक पत्र, वार्षिक पत्र, दैनिक पत्र, साप्ताहिक पत्र, पाक्षिक पत्र, सरकारी पत्र, साहित्यिक पत्र आदि। इस तरह से निमंत्रण पत्र आदि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा की बात का दूसरा प्रश्न। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखिए। जैसे इक स्वाभाविक, साहित्यिक, व्यावसायिक, दैनिक, प्राकृतिक, जैविक, प्रारंभिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न भाषा की बात का तीसरा प्रश्न है। 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रविंद्र, रवि, धन, इंद्र। इस संधि में ई तथा बड़ी हुई हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज कर लिखिए। कुछ मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। अब 5वां प्रकार इसका है अयादि। तो इस तरह से 5 भेदों को जो माना गया है, ह्रस्व या दीर्घ, अ ई उ के बाद ह्रस्व अ ई उ आए तो आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह धन आलय, संग्रहालय, महाधन आलय, महाधन आत्मा, महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोज कर लिखिए और अपनी शिक्षिका अथवा शिक्षक को दिखाइए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 10 उदाहरण में पहला उदाहरण लिखा है गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश, उ। इसी तरह से संग्रहालय, संग्रह धन आलय, हिमालय, हिमधन आलय, भोजनालय, भोजन धन आलय, स्वेच्छा, सुधन इच्छा, स्वेच्छा, अनुमति, अनुधन मति, रविंद्र, रविधन इंद्र, विद्यालय, विद्याधन आलय, सूर्योदय, सूर्यधन उदय, सदैव, सदाधन एव। इस तरह से आज की प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि आपके और दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।